Moving towards exercise 13.3, as we have already read exercise 13.1 and 13.2. 13.1 is based on conditional probability. क्या था conditional probability? Probability of occurrence of A when B has already occurred. जब B already हो चुका है, मतलब probability of B किसका काम करेगा? sample space का, और उसमें से A की होने की probability. So probability of A intersection B upon probability of B. Similarly, probability of B by A is probability of B intersection A upon probability of A. तो ये 13.1 में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ लिया है. अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और ये एक्सरसाइज 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक 6 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है. अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है? हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, उस सैम्पल स्पेस में से कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, लेट इट बी E1, E2, E3. तो ये E1, E2, E3 मैंने 3 इवेंट्स बनाए और इस तरह से बनाए कि इनका यूनियन क्या होगा? सैम्पल स्पेस, और तीनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, और सभी इवेंट्स की होने की कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, इसीलिए हमने वहाँ शो किया है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. अभी मैंने यहाँ पे 3 इवेंट्स लिए, ऐसे मैं यहाँ पे n इवेंट्स ले सकती हूँ, तो उनका यूनियन भी क्या होना चाहिए? सैम्पल स्पेस. फॉर एग्जांपल मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो E1, E2, E3 अप टू En सब मिलके सैम्पल स्पेस होगा. इंटरसेक्शन शुड बी एम्प्टी, और कोई भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए. अब क्या हो रहा है, एक इवेंट A है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है व्हेन E1, E2 एंड E3 ऑलरेडी अकर्ड. ये 3 इवेंट्स तो हो चुके हैं, तो अब A की होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब E1, E2, E3 हो चुके. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम यहाँ वेन डाइग्राम में देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, और ये पार्ट है A इंटरसेक्शन E3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3. अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था? A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम क्या लिख सकते हैं? A बाय B इंटू B. इसका क्या मीनिंग है कि B हो चुका है, फिर A की होने की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है. तो सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब E1 हो चुका है, अब A की होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर A की होने की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और फिर A की होने की प्रोबेबिलिटी जब E3 हो चुका है. तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करा कब? जब E1, E2, E3 इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और फिर हम निकाल रहे A की होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, जब E2 हो चुका है एंड E3 हो चुका है. यह भी मैंने फॉर 3 इवेंट्स करा. इसको मैं जनरलाइज कर सकती हूँ, तो जनरलाइज में मैंने n तक ले लिया, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो दिस इज़ आवर टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EJ, मतलब ये हो चुका है और A की होने की प्रोबेबिलिटी जब EJ हो चुका है. अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करेंगे इन दी बेस थ्योरम. बेस थ्योरम क्या है? अभी तक हमारे पास कैसे क्वेश्चंस होते थे? एक बैग है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम बहुत इजीली निकाल लेते थे, दैट इज़ 2/6. कोई दूसरा बैग है, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज़ 4/9. तो ये हम इजीली कर सकते हैं. पर अब बेस थ्योरम क्या है? रिवर्स मतलब अब आपके पास बैग 1, बैग 2 है और आपको ऑलरेडी पता है कि रेड बॉल निकल चुकी है, तो वो किस बैग से निकली है वो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है. अभी तक हम क्या करते हैं? बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, बैग 2 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी. अब वी ऑलरेडी नो दैट रेड बॉल निकल चुकी है, तो वो किस बैग से आई है, बैग 1 या बैग 2. तो इस तरह के रिवर्स क्वेश्चन में हमको क्या अप्लाई करना होता है? बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम पे ही बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से फॉर्मूला भी देखेंगे और वहीं से समझेंगे.
तो एग्जाम्पल 16 ऑफ टेक्स्ट बुक हमने लिया है, उसमें हमको बोल रखा है दैट देयर इज़ अ बैग 1 विच कंसिस्ट ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अ बैग 2 विच कंसिस्ट ऑफ 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 बैग्स है और इट वॉज फाउंड टू बी रेड, मतलब एक बॉल निकाली और वो ऑलरेडी पता है दैट इट इज़ रेड, तो रेड बॉल निकाल चुके हैं, तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बैग 2। क्वेश्चन ये है कि हमको ऑलरेडी पता है कि रेड बॉल निकल चुकी है, वो बैग 2 से निकली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे B1 एंड B2 आर इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 एंड बैग 2, और ये तो ऑलरेडी हो चुका है दैट आर बी द इवेंट दैट बॉल इज़ रेड। मैंने आर ही लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना हो, वो रेड के लिए है। ठीक है, अब हम ये कुछ 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। हमको पहले देखना है कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट बैग 2 इज़ सिलेक्टेड व्हेन इट इज़ फाउंड दैट बॉल इज़ रेड, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है कि रेड बॉल निकल चुकी है, तो जो हो चुका है या फाउंड टू बी या गिवन टू बी वो कहाँ आएगा, नीचे। और हमको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट इट इज़ फ्रॉम बैग 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ए बाय बी इंटू बी भी लिख सकते हो और बी बाय इंटू ए भी लिख सकते हो, और अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर इधर ए बाय है तो इधर क्या आएगा, बी बाय। सिमिलरली हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को बनाना चाहते हैं B2 बाय आर, तो इधर क्या आएगा, R बाय B2, तो इनटू में B2 क्योंकि जो यहाँ डिवाइड में है वही मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, प्रोबेबिलिटी ऑफ R, मतलब नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ R विच इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल बैग 1 से भी निकल सकती है और रेड बॉल बैग 2 से भी निकल सकती है। तो ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि बैग 2 सिलेक्ट हो और उसमें से रेड बॉल मिले, पर हो तो क्या सकता है, बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो तब रेड बॉल मिले, बैग 2 सिलेक्ट हुआ हो तब रेड बॉल मिले। तो इसको हम पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो जो हमको रिक्वायर्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2, बैग 1 और बैग 2 इक्वल प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट हो जाएंगे, दैट इज़ 1/2 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, जब बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है तो उससे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7। फिर बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है तो उससे रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/11। तो अब हमने यहाँ पुट कर दिया और ये हम सामने ही लिखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/11, डिनोमिनेटर में 1 सारा आ जाएगा, 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू 5/11। अगर एक और बैग होता तो नीचे 3 बैग हो जाते, क्योंकि बैग 1 भी सिलेक्ट हो सकता था, उससे रेड बॉल मिल जाए, बैग 2 भी सिलेक्ट हो सकता था, उससे रेड बॉल मिल जाए, या बैग 3 सिलेक्ट हो रहा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल 17। हमको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है। क्वेश्चन में गिवन है दैट बॉक्स 1 कंसिस्ट ऑफ 2 गोल्ड कॉइन, बॉक्स 2 कंसिस्ट ऑफ 2 सिल्वर कॉइन एंड बॉक्स 3 कंसिस्ट ऑफ 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। अब क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ 1 coin is drawn, it is found to be gold. What is the probability that other coin is also gold? तो पहले तो ये समझ में आ गया कि एक इवेंट हो चुका है कि गोल्ड कॉइन निकल चुका है। अब हमसे बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड निकले। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि उन्होंने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया है, पर एक अगर गोल्ड निकल चुका है तो दूसरा गोल्ड सिर्फ कहाँ से निकल सकता है, फ्रॉम द बॉक्स 1। इसलिए हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/G, एक गोल्ड कॉइन ऑलरेडी निकल चुका है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम बॉक्स 1, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/G लिखना। अभी हमने ये स्पेस छोड़ दी है, हमने क्या करा, सिर्फ ये 2 लाइन लिखी, B1 B2 B3 आर इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3 रेस्पेक्टिवली, G be the event that coin is gold। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/G मतलब बॉक्स 1 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी एक गोल्ड कॉइन निकल चुका है। तो B1/G है तो हमको रिवर्स लिखना है, G/B1 इंटू B1।
नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड कॉइन, बॉक्स 1 सिलेक्ट हुआ हो तब गोल्ड कॉइन, बॉक्स 2 सिलेक्ट हुआ है तब गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 3 सिलेक्ट हुआ है तब गोल्ड कॉइन। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम ये 3 स्टेप्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 इक्वली प्रोबेबल है तो 1/3, 1/3, 1/3। अब गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, जब बॉक्स 1 सिलेक्ट हुआ है तो 2/2, अगर बॉक्स 2 सिलेक्ट हुआ है तो गोल्ड कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 0/2, और अगर बॉक्स 3 सिलेक्ट हुआ है तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब हम सामने ही लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया सॉल्व करना, लिखना 1/3 इंटू 1, नीचे 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 0, 1/3 इंटू 1/2। तो ये मिल गया हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/G। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 90। क्वेश्चन में बोला है दैट देर आर 3 मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, मशीन A, B and C, through which bolts are manufactured and it is found, और कितने % क्या डिफेक्टिव है वो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला है इट इज़ फाउंड दैट बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, ये हो चुका है कि वो बोल्ट डिफेक्टिव है, प्रोड्यूस हुआ है। अब हमको ये बताना है कि वो डिफेक्टिव कॉइन किससे सिलेक्ट हुआ है, किससे प्रोड्यूस हुआ है, फ्रॉम मशीन B। तो सबसे पहले हमको ये लिखना है कि ABC आर इवेंट्स दैट बॉल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन A, B and C रेस्पेक्टिवली। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उनने E1, E2, E3 लिया है, मशीन A, B, C बोला है तो हम इवेंट्स A, B, C ही ले लेंगे। एंड D इज़ इवेंट दैट बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मैं पहले वो लिखूँगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन B व्हेन इट वाज नोन दैट इट इज़ डिफेक्टिव, तो जो हो चुका है वो नीचे, और किससे प्रोड्यूस हुआ है, मशीन B से, तो वो ऊपर। अब B/D तो फॉर्मूला इजीली हम लिख सकते हैं D/B इंटू B। नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। अब वो डिफेक्टिव मशीन A से प्रोड्यूस हुआ हो तब डिफेक्टिव हो, फिर मशीन B से प्रोड्यूस हुआ हो तब डिफेक्टिव हो, और मशीन C से प्रोड्यूस हुआ हो तब डिफेक्टिव हो। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद एक तो वही आता है, बाकी जितनी भी मशीन्स हैं उन सबसे पॉसिबल केसेस, मतलब सबका सम, इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब मशीन A से बोल्ट प्रोड्यूस होना है 25%, मशीन B से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 35%, मशीन C से 40%। अब D/A, D/B, D/C की वैल्यू चाहिए, तो वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम मशीन A तो वो 5%, फिर डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन B इज़ 4%, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन C इज़ 2%। बस सारी वैल्यूज़, इसलिए हम जिसके सामने जो ही लिखते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 35/100 इंटू 4/100, फिर ये 25/100 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 100 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले ये 2 लाइन डिसाइड करना, क्या गिवन है। तो गिवन था दैट इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, या इट इज़ ऑलरेडी डिफेक्टिव मिल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम मशीन B व्हेन इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस करेंगे बेस थ्योरम के तो हम इजीली कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल 20 बहुत इजी है वो भी। क्वेश्चन में बोला है दैट डॉक्टर विजिट्स थ्रू ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स। तो हमने ये TBSOE ले लिए, हमने E1, E2, E3 नहीं लिया। तो TBSO आर द इवेंट्स दैट ही कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड अदर मीन्स रेस्पेक्टिवली। इट इज़ फाउंड टू बी लेट या इट इज़ नोन टू बी लेट, हमको पता है दैट कि वो लेट होने ही वाला है, तो L इज़ इवेंट दैट ही इज़ लेट। ये 2 लाइन लिखने के बाद कुछ स्पेस छोड़ के हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन व्हेन इट इज़ नोन दैट ही इज़ लेट। लेट तो वो हो ही चुका है, पर वो किससे लेट हुआ है, ट्रेन से। तो T/L का उल्टा L/T इंटू T, तो वो ट्रेन से आया और लेट हो गया। पर आ तो सारे केसेस सकते हैं, ट्रेन से आया और लेट हो गया, बस से आया और लेट हो गया, स्कूटर से आया और लेट हो गया, और अदर मीन्स से आया और लेट हो गया। तो ये सारे पॉसिबल केसेस हैं, तो सबका सम। तो सबकी वैल्यूज़ अगर हम देखें तो क्वेश्चन में गिवन है दैट ही कम्स बाय ट्रेन इज़
3/10 probability. He comes by bus, probability is 1/5. Comes by scooter, probability is 1/10. Comes by other mean, probability is 2/5. Probability that he is late when he comes by train is 1/4. Probability that when he is late when he comes by bus is 1/3. Probability that he is late when he comes by scooter is 1/12. और अदर मीन से आता है तब वो लेट नहीं हो रहा है तो 0. तो ये क्वेश्चन में हमको गिवन है. सबकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे. ट्रेन वाली पहले 3/10 इंटू 1/4 और नीचे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस. तो ये हमको प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएगी.